प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हम भारत में तरह तरह के प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। ताकि हम प्राइजेस को कंपेयर कर सकें। ठीक है, प्राइजेस को कंपेयर करना, इन्फ्लेशन को जानने के लिए, प्राइजेस को कंपेयर करने के लिए पिछले साल क्या प्राइजेस थे, इस साल क्या प्राइजेस थे, किसी भी पीरियड में, किसी भी दो पीरियड्स में हम प्राइजेस को कंपेयर करने के लिए ये प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जब बोलते हैं कि इस साल बड़ी महंगी हो रही हैं चीजें, कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमारे पास एक पैमाना होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको कंपेयर करें। तो उसके लिए पुराने रेफरेंस वैल्यूज, जो पिछले साल के रेफरेंस वैल्यूज हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके के हम प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं, क्योंकि प्राइसेस को जानना, महंगाई को जानना अलग अलग स्तर पर भी आवश्यक हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम अगर अलग अलग तरीके के प्राइस इंडेक्स की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर लेबर, अलग अलग तरीके के यूज होते थे। अभी इनमें चेंजेस करके सीपीआई रूरल कर दिया गया है, अर्बन किया गया है, कंबाइंड किया गया है, फूड प्राइस इंडेक्स है। तो ये सब अलग अलग तरीके के प्राइस इंडेक्स हमारे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पहले के समय में ये वाले कुछ प्राइस इंडेक्स थे। इनको बदलकर ये कुछ नए तरीके के, ये जैसे पुराने जो सिस्टम था, जब हम जो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो फैक्ट्री मजदूर हैं, कि वो किस प्रकार के सामानों की आवश्यकता होती है। आप में से आइडिया है सबको कि क्या होता है प्राइस इंडेक्स? बहुत ही कॉमनली हर्ड टर्म है ये, अखबार में हर वक्त, मतलब हर ख्याल से हर एक क्वार्टर में या हर एक सिग्निफिकेंट पीरियड के बाद ये रिपीट होती रहती है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या होता है प्राइस इंडेक्स। सर बेस प्राइस से कंपेयर करते हैं। बेस प्राइस से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रेफरेंस प्राइस, हम रेफरेंस प्राइस पिछले साल का, उससे पिछले साल का, सो दैट हमारे को एक रिलेटिव आइडिया रहे कि हमारे प्राइसेस क्या है। अब दूसरा सवाल कि ये इतने सारे क्यों बनाए गए हैं, क्या आवश्यकता है इनकी? हम्म। ताकि अगर इन फ्यूचर अगर हम इसको जो बजट डिसाइड होता है तो उसमें सारे सारे फैक्ट्स, आंकड़े जाने में हेल्प मिले। पर इतने अलग अलग बनाने की फिर क्या जरूरत है? देखो ना, यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर अलग हो गया। उसमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहले के समय में ये 4 तरीके के थे, बाद में उनको हटाया, अब ये नए तरीके के 3 रख दिए, उन 4 को हटा के 3 कर दिए। तो ये सब क्यों? हम फिर ये फूड प्राइस एक और नया डाल दिया, क्यों हमें ये इतने सारे रखे गए हैं? एक ही बना दे प्राइस इंडेक्स। सर इससे महंगाई को समझ सकते हैं, समझने के लिए बनाया जाता हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, ये बात तो सही है कि ये ओवरऑल प्राइस इंडेक्स हम बनाते महंगाई के लिए, पर इतने सारे क्यों बनाते हैं फिर? सर क्योंकि डिफरेंट कमोडिटीज के लिए। कमोडिटीज के लिए। ओके। सर डिफरेंट लेबल के लिए बनाते हैं, इंडिविजुअल और होलसेल। बना सकते हैं। जैसे अगर रूरल एरिया में वही चीज कुछ 10 रुपए की मिल रही है, तो अर्बन एरिया में वही चीजें कुछ अलग प्राइस पे मिल रही है सेम चीज। तो इस वजह से भी हो सकता है, और अलग अलग सेक्टर में भी हम
लेबर की अपनी इनकम मापने के लिए। बहुत ठीक, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम क्यों इतने सारे ये बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे मार्केट सेगमेंट्स हैं, मार्केट सेगमेंट्स अलग अलग हैं। हम कंपैरिजन अगर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का कर रहे हैं और एक ही तरीके की चीजों का कंपैरिजन कर देते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हम एक प्राइस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अब इस समय जो कपास है उसका क्या रेट है, कागज है उसका क्या रेट है, उसके रेट में क्या बदलाव आ रहा है, और आलू के, प्याज के और इस प्रकार सब्जियों के दामों में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये आपस में रिलेटेड हैं। हमारा जो एक सेगमेंट है, जैसे हम अपने सेगमेंट्स में बाजार के लोगों को अगर बांटें, बाजार को बांटें, तो बाजार में कुछ लोग अलग अलग, हम जो चीजें खरीदते हैं हर एक आदमी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की चीजों के लिए खरीदता है। जैसे यहाँ पर शब्द भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, होलसेल और कंज्यूमर। होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर जिन चीजों को खरीदता है, और जो एक कंज्यूमर जिन चीजों को खरीदता है, उनमें बहुत अंतर होता है, सेम नहीं हो सकती हैं। जो चीजें अब यस ये सर। है ना, कपास है, धागा है, कपड़ा है, ये कंज्यूमर जनरली नहीं खरीदेगा। क्या करेगा, मतलब ठीक है धागे का आप इक्का दुक्का छोटी मोटी रील ले लीजिए, पर बड़े स्तर पर जो खरीदना है या कपास खरीदना है, एक कंज्यूमर उसे नहीं खरीदेगा, करेगा क्या उसका। पर वो एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे उससे कपड़ा बनाना है, या कपड़ा है तो उससे उसे मतलब कमीज जो भी पहनने लायक कपड़ा है उसमें कन्वर्ट करना है। आयरन एंड स्टील खरीदेगा क्योंकि वो आगे उसको सेल करेगा। तो जो इस कैटेगरी के लोगों के सामान होते हैं, ठीक है, जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, वो जिस सामान को खरीदता है और हमारा जो कंज्यूमर जिस सामान को खरीदता है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। और दोनों की महंगाई को जानना हमारे लिए आवश्यक हो सकता है कि दोनों में क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है, दोनों में क्या प्राइस। मान लीजिए होलसेल लेवल पे अगर कोई चीज महंगी हो रही है, तो ये बात निश्चित है कि वो आने वाले समय में जो भी उससे बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। अभी मुझे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक बड़े वो हैं, मेरे परिचित हैं, तो उनका अपना उद्योग है, प्लास्टिक का बड़ा कारखाना है, तो उससे वो फुटवेयर्स वगैरह बनाते हैं। उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आने वाले समय में अगले 1 साल में काफी चीजों के दाम लगभग दुगने हो जाएंगे। अभी नहीं है पर आगे हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उनसे जो मुझे पता चला कि इस समय जो उनका रॉ मटेरियल है, जो मतलब जिससे प्लास्टिक की चीजें बनती हैं, जो पॉलीमर आता है, दाना होता है, अगर आप में से कुछ को आइडिया होगा, एक पॉलीमर दाना आता है, उससे कच्चा माल बनता है। उस कच्चे माल की कीमत कहीं 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक बढ़ चुकी है। तो उनका कहना ये था कि भाई ये इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कंज्यूमर गुड पर, क्योंकि हर जो कंज्यूमर गुड है, जो हमारा कंज्यूमर है वो प्लास्टिक का दाना नहीं खरीदता, इसलिए हमें पता नहीं होगा कि प्लास्टिक पॉलीमर की इस समय कॉस्ट क्या है। पर हम क्या खरीदते हैं, उससे बने हुए टॉयज खरीदेंगे, उससे बना हुआ चप्पल जूता खरीदेंगे, उससे बने हुए तमाम सामान खरीदेंगे,
तो वो हमें प्रभावित करेगी। तो उनका कहना यह था कि लगातार चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो होलसेल लेवल पर जो दाम होते हैं वो आने वाले कंज्यूमर मार्केट के ट्रेंड को भी डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु के दाम, और ये जो चेंज भी आता है, अगर यहाँ पर चेंज आ रहा है तो ये एक लॉन्ग टर्म चेंज हो सकता है। एक चेंज ये भी होता है कि जो हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी कि किसी वस्तु की डिमांड टेम्परेरीली किसी चीज कारण से बढ़ जाए या घट जाए। अगर किसी वस्तु की डिमांड किसी कारण बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो उस डिमांड के बढ़ने घटने के कारण कंज्यूमर लेवल पर प्राइस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या सप्लाई किसी कारण से टेम्पररी रुक जाए। मान लीजिए प्याज है, जैसे प्याज एक कमोडिटी होती है, तो प्याज जो कमोडिटी है उसके दाम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं। कई कारण हो सकते हैं उसके, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो गई, वो मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा है तो महंगा हो जाएगा। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो मौलिक कारण हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो इंटरमीडियरी कारण है जिसमें किसान का कोई रोल नहीं है। एक हो सकता है कि किसान की लागत ही बढ़ गई। अगर किसान की लागत ही बढ़ जाएगी तो प्याज की कीमत परमानेंटली बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान की जब कीमत बढ़ेगी तब वो उस कीमत पर सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, तो उसे वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जब वो कीमत बढ़ाएगा तो कंज्यूमर को लंबे समय तक फिर वो महंगे दाम पर ही देना पड़ेगा। परंतु कुछ टेम्परेरी चेंजेस भी हो सकते हैं, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं कुछ ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ गई है, कोई मजदूरों की हड़ताल हो गई, ऐसे कारणों से आए बदलाव जो होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, कुछ समय बाद उनमें बदलाव आ जाता है। तो हमें दोनों सेगमेंट में, होलसेल मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर लेवल पर प्राइसेस को जानना होता है, कंज्यूमर लेवल पर प्राइसेस को जानना होता है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके लेवल पर क्या कीमतें चल रही हैं। तो इसलिए हमने अलग अलग इंडेक्स बनाए हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं इनको भी अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि सभी कंज्यूमर्स भी एक ही कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते, सभी कंज्यूमर को हम कैटेगरी में नहीं रख सकते। पहले हमने जो बांटा हुआ था वो था इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर को भी एक नियमित मिनिमम वेज और वो दिया जाता है, मिनिमम वेज दिया जाता है उसको तय करने के लिए, या जैसे जो इन्फ्लेशन हो तो वो होता है, क्या बोलते हैं, कौन सा अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस, डीए, महंगाई भत्ता, उसे कैलकुलेट करने के लिए। तो जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी जरूरतों की चीजें अलग हैं, जो फैक्ट्री मजदूर इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनकी आवश्यकताएं अलग है, रूरल लेबरर हैं उनकी आवश्यकताएं अलग है। इस बात को मानते हुए ऐसे प्रेमिसेस से ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रखे गए थे, परंतु अब वो आइडिया अबेंडन कर दिया गया है 2011 फरवरी से, ठीक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनको बदल दिया गया है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि भाई जो प्राइस इंडेक्स है, ये बात ठीक है, अब इतना मामूली फर्क, अब जैसे शायद ये एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, ये काफी हद तक ओवरलैपिंग है, तो इसको हटा दिया गया है। अब सिंपल रखा गया है, सीपीआई अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमतें और शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमतों में काफी गुणात्मक फर्क रहता है, ये हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे। तो उसको अंतर को रखते हुए ये सीपीआई रूरल और अर्बन और कंबाइंड। इसके अलावा फूड प्राइस इंडेक्स की हमारे जो खाद्यान्न है, ठीक, बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसी आवश्यकता है जो रिलेटिवली लेस जरूरी है, पर फूड हमारी सबसे बेसिक जरूरत है और जिसको सबसे ध्यान से मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसीलिए ये
फूड प्राइस इंडेक्स रखा जाता है। तो होलसेल प्राइस मार्केट की में जो कमोडिटीज खरीदी बेची जाती हैं उनमें आए बदलाव को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं, ये नाम याद कर लेते हैं इसका, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका बेस ईयर 11-12 है। इसमें करीब 697 आइटम्स को रखा गया है, 697 वस्तुओं को रखा गया है और इसको छापा जाता है। इसको बनाने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सबको याद रखना होगा कि इसको बनाता कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, यह सवाल गाहे बगाहे आता रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन छापता है। तो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में इकोनॉमिक एडवाइजर इसको बनाता है। अच्छा, इसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये जो पुराने वाले हैं, जो पुराने वालों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CPI-IW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका बेस ईयर 2001 है और इसको लेबर ब्यूरो द्वारा छापा जाता था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, इसे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा छापा जाता था और इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें पब्लिकेशन का आमतौर पे सवाल आता रहा है कि कौन किसको पब्लिश करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर ब्यूरो द्वारा छापा जाता है, जिसका उद्देश्य मिनिमम वेजेस को दोबारा से रिवाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रूरल लेबर के लिए CPI रूरल लेबर, ये भी लेबर ब्यूरो के द्वारा छापा जाता है। अब आ जाते हैं नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि बदलकर बनाए गए हैं। फरवरी 2011 से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड। ठीक, इसका जो करंट बेस ईयर है वो 2012 है और इसको पब्लिश किया जाता है CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। CPI अर्बन, ये भी 2012 के बेस ईयर से, इसको भी CSO के द्वारा, और CPI कंबाइंड जो अब नया बने हैं, ये तीनों ही CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा छापा जाता है। इसके बाद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है, डिटेल प्राइस को जो सामान है, वस्तुओं के, खान पान की वस्तु हैं, उनकी कीमतों के लिए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एक ये उर्जित पटेल कमेटी, इसके संबंध में हम इन्फ्लेशन के संबंध में हम देख सकते हैं। तो जो हमारी ये कमेटी है, इसकी रिकमेंडेशन है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो ये बदलाव है, ये 4% ±2, यानी कि 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम आता है या इससे ज्यादा जाता है, 6% से ज्यादा जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और रिपो रेट क्या होता है, ये हम अभी बाद में बात करेंगे।
ब्रैकेट को पढ़ेंगे तब। तो रीपो रेट के साथ इसको कनेक्टेड होना चाहिए। तो जो सीपीआई की रेंज है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रेंज है, वो 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। अगर ये 6% से ज्यादा महंगाई होगी तो भी वो लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% से ज्यादा जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, और अगर वो 2% से नीचे जाता है तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। सर सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर जो बेस ईयर है वो कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं है? 2002 वाले बेस ईयर की बात कर रहे हैं, पर वो बंद हो गए जो नहीं पुराने। सर, 11-12। अच्छा, 11-12 नहीं, बेस ईयर को बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदला जाता है। बेस ईयर अभी तो क्योंकि कब पहले तो हम 20-20 साल पुराने बेस ईयर भी याद है मुझे। 80-86 ऐसे भी बेस ईयर होते थे। मैं एकदम, अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई इसका क्या कारण होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर इसका बेस ईयर हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बदलते क्योंकि वो रेफरेंस ईयर होता है। क्योंकि बेस ईयर रखने का ही फायदा ये होता है कि हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे हम रखते क्यों है बेस ईयर? बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? सर कंपैरिजन के लिए, जैसे कोई कमोडिटी है जो पहले का है और अभी का, उसमें प्राइस में। अब मान लीजिए ये अलग अलग वर्षों में हमें ये 2017, 2018, 2019 और 2020, इन 4 वर्षों के आपको ये पैसे मिले। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। बेस ईयर का उद्देश्य ये है हमारा कि बेस ईयर से हम ये जो हमारा जो कनेक्शन है, इनके साथ जो कनेक्शन है, हमारे को एब्सोल्यूट टर्म में 100 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 300 रुपये मिले और 400 रुपये मिले 2020 में। पर ये हुए हमारे को नॉमिनल, जिसको हम जीडीपी की भाषा में बोलते हैं नॉमिनल। अगर इसे मैं रियल टर्म्स में कहूँ, क्योंकि हमेशा कुछ इन्फ्लेशन हो रहा है, कुछ कीमतें बढ़ घट रही हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करते हुए हो सकता है 2017 ही मान लीजिए बेस ईयर है, यही बेस ईयर है, तो उस समय जो फैक्टर रहेगा वो एक रहेगा, तो 100 रुपये मतलब 100 रुपये। पर यहाँ पर मान लीजिए 5% या 10% कीमतें बढ़ गई तो ये उतना ही कम हो जाएगा, ये 10% कम हो जाएगा, हमारे पास 180 रुपया रह जाएगा। अगले वर्ष में मान लीजिए इन्फ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन 10% रही थी, फिर यहाँ पर अगले वर्ष में इन्फ्लेशन लेट से 5% ही रही, तो 300 के 5% कितना होगा? 15,285 रुपया। और यहाँ पर वापस लेट से 10% हो गई, तो यहाँ पर मेरे पास 360 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरे पास जो, अगर मैं इसे इन्फ्लेशन के साथ न्यूट्रलाइज कर दूं तो मेरे पास इतने पैसे एक्चुअल में यहाँ नॉमिनली मिले थे इतने, पर एक्चुअली में मिले इतने 100, 180, 285, 360। तो मैं एक्चुअली में यहाँ से 2017 से ही कंपेयर कर रहा हूँ, और ये कंपैरिजन मैं लगातार कर सकता हूँ, 30 तक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये बेस ईयर इसीलिए लिया। पर जितना जितना ज्यादा हम बेस ईयर से दूर होते जाते हैं उतना एक डिस्कनेक्ट डेवलप होता है, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट पुराना है। तो इसलिए बेस ईयर को रिवाइज किया जाता है, परंतु बेस ईयर एक्चुअली रखा ही यही जाता है कि आइडियल कंडीशन में यू नीड नॉट चेंज बेस ईयर, आपको जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए तब, क्योंकि यहाँ पर मैं 2017 के प्राइजेस से ही कंपेयर, अगर मैं बार बार बेस ईयर चेंज करता हूँ तो मुझे सारा सिस्टम अपना बदलना होता है। अलग अलग तरीके के बेस ईयर्स हैं, किसी जगह पर कोई बेस ईयर हो गया, किसी ईयर में कोई बेस ईयर हो गया, तो ये एक स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी डेवलप कर देता है, क्योंकि तब वो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बेस ईयर बहुत जल्दी नहीं बदले जाते हैं।
Hello, sir. हाँ जी। Sir, हाँ how many base जी। years are there in India? बेस ईयर्स, हाउ मेनी बेस ईयर्स? मतलब बेस ईयर Yes. एक अर्थमेटिकल बेस है। आप कितने भी मान लो, उसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि कितने सारे बेस ईयर हैं, पर अलग अलग कैलकुलेशन के लिए अलग अलग बेस ईयर्स हैं। इनकम टैक्स अपना एक बेस ईयर यूज करता है, जो अपनी वो एक्सरसाइज करता है, उसके भी कई सारे अपने अपने पैरामीटर्स हैं। बहुत सारे अलग अलग जगह बेस ईयर कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक फिक्स चीज है। किसी भी साल को आप किसी कैलकुलेशन करने के लिए एक बेस ईयर मान लेते हैं, एक बेस ईयर मान लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अब वो कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर वो बेस ईयर डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई बेस ईयर की कोई गिनती नहीं है कि कितने, बहुत सारे होंगे जहां तक मेरी समझ आ रहा है। बहुत सारे सरकार में बहुत सारे कैलकुलेशन होते रहते हैं। कहीं पर बेस ईयर किसी चीज के लिए यूज होता है, कहीं पर बेस ईयर कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। खाली इसी में सीपीआई में नहीं होता, बहुत सारे और जगहों पर भी होता है। कीमतों का आकलन करने के लिए, इनकम टैक्स प्रॉपर्टी का आकलन करने के लिए अलग तरीके का बेस ईयर यूज करता है। ये तो लोग सर पेट्रोल का प्राइस जो होता है उसको नापने के लिए भी होता है ना बेस प्राइस? करते हैं। बेस प्राइस किसी भी चीज के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए। आपका अपना बेस प्राइस भी हो सकता है। आप, कोई कंपनी अपना बेस प्राइस भी रख सकती है कि हमने ये काम तब शुरू किया था, तब बेस प्राइस। क्योंकि वो एक रेफरेंस वैल्यू है, बस एक रेफरेंस वैल्यू है कि हम किस वैल्यू से रेफरेंस करना चाहते हैं। जैसे अब आपका सवाल ये था कि बेस ईयर बार बार क्यों नहीं बदल लेना चाहिए। बार बार बदल लेने से उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा कि हम बेस ईयर ले ही क्यों रहे हैं फिर। ये एक ही समस्या है, इसलिए हम बार बार बेस ईयर नहीं चेंज करते। हम लोग बात सीपीआई की कर रहे थे, इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि हमारे इस कमिटी ने ये क्यों कहा कि 1937 में सर अपनाया गया था। क्या चीज है? तो 1937 में अपनाया गया था बेस ईयर ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में। मेरे ख्याल से आप फिर चीज को नहीं। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, गणित का एक टूल है। आप कैसे कह पाएंगे कि 1937 में बेस ईयर अपनाया था? बेस ईयर कोई फिक्स चीज नहीं है कि इसी चीज के लिए बेस ईयर हो सकता है। कहाँ यूज कर रहे हैं, किसमें यूज कर रहे हैं, कोई भी गणित की कैलकुलेशन में आप बेस ईयर यूज कर सकते हैं। जो भी, जहां भी आप लॉन्ग टर्म, आप मौसम की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बेस ईयर की जरूरत हो सकती है। अगर आपको दो अलग अलग सालों के चीजों को, मान लो मैं कहूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को हटाकर मैं वो करना चाहता हूँ, तो भी मैं किसी बेस ईयर की यूज कर सकता हूँ। बेस ईयर कहीं भी यूज हो सकता है। बेस ईयर कोई वैसी कमोडिटी नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जिसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस हो। इट्स एन इकोनॉमिक, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक माध्यम है जिसके तरीके से, अब जैसे हम ये कह रहे हैं सवाल को, आपका सवाल इस तरीके का है कि मतलब जो सम है, एडिशन है, उसको हम कब यूज करते हैं, कब से यूज कर रहे हैं, या कितने तरीके के एडिशन हो सकते हैं। वो तो फॉर्मूला है, आप उसे कितनी भी जगह कहीं भी यूज करिए, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल ऑफ ट्रैक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि उन्होंने ये क्यों कहा कि 2% का इन्फ्लेशन या प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, या 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2% से कम भी नहीं होना चाहिए। पहला सवाल कि 2% से कम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर मंदी आ अगर सकती है मार्केट। यस सर, डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ, 2% से कम करने डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके। हाँ, ये सर बैलेंस बनाए रखने के लिए सर, डिमांड और इन्फ्लेशन सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाएगा। नहीं, सर डिमांड बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों। नहीं मिलेगा। जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, ये हमने चर्चा की थी कि ये आवश्यक है, ठीक है। जो मनी सप्लाई है वो ऐड होनी ही चाहिए। इन्फ्लेशन आवश्यक है फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूरी है, ये नेसेसरी है।
तो इसलिए इन्फ्लेशन, मिनिमम इन्फ्लेशन को हमेशा में जरूरी समझा जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि भाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं जाने चाहिए प्राइसेस। अगर माइनस में जाएंगे प्राइसेस तो क्या होगा, कीमतें किसी वस्तु की नेगेटिव में चली जाए तो क्या हो जाएगा? सर बहुत भीड़ हो जाएगा सर मार्केट में। भीड़ हो फैमिन आएगा। फेमीन कैसे? आपने किसी ने बोला भी है उसे, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब अगर नेगेटिव हो जाएंगे प्राइसेस, मान लीजिए आपको 100 रुपए का सामान खरीद रहे थे, जो सामान 100 रुपए का बिक रहा था, अब वो 90 रुपए का अगले साल बिका, तो क्या होगा? तो कोई उसका उत्पाद नहीं करेगा। कोई उसका सर उत्पाद, ग्रोथ नहीं होगा सर। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो घटेगा। अगर कीमतें घटती हैं तो उत्पादन भी घट जाएगा फिर, क्योंकि अगले साल मान लीजिए आप अपने को सोचिए, आप एक किसान हैं, ठीक, आप कोई सामान उगाते हैं, वो इस साल 100 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट, अपना कैलकुलेशन 100 रुपए पे करेंगे कि भाई मान लीजिए मुझे, मेरा खेत है, उसमें मुझे खाद डालना है, पानी लगाना है, मेहनत करना है, सब कुछ करके मेरा मान लीजिए 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। अब मैं अपना प्रॉफिट किस पे नापूंगा कि मान लीजिए मुझे 100 रुपए के रेट से 500 किलो उत्पादन मिला, तो 50,000 रुपया मुझे मिलेगा। मेरी लागत 20,000 रुपये का तो मटेरियल लग गया, फिर मेरी लेबर है, तो कुल मिलाकर मुझे जो है कुछ नेट फायदा है। पर अगर ये कीमत अगले साल ये 110 हो जाएंगी तो ठीक है, मेरे को अच्छा है कि मेरे को पता है कि भाई सब चीजें, खाद महंगा हो रहा है तो ये बढ़नी चाहिए। अब मान लो किसी कारण ये घट गए प्राइसेस, तो क्या होगा? मेरे को डिसइंसेंटिव हो जाएगा, मुझे लगेगा कि यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं कैसे अपना खर्चा पूरा कर पाऊंगा। तो ऐसे में जो प्राइसेस का घटना भी कोई बहुत अकलमंदी नहीं है, प्राइसेस का बहुत तेजी से बढ़ना भी जैसे अकलमंदी नहीं है। जैसे हम ये कहें कि कोई किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, अगले साल 150 हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। ये कैसे प्रभावित करेगा? मान लो किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी, तो एक तो ये हो गया किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई कम हो जाएगी अगर प्राइसेस घटते हैं। और अगर प्राइस तेजी से बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? 100 रुपए की चीज है 150 रुपए में बिकने लग गई, तो क्या होगा? सर सर स्टैगफ्लेशन। उत्पादन बढ़ जाए। क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाए। स्टैगफ्लेशन। उत्पादन बढ़ जाएगा। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड भी घट जाएगा सर कंज्यूमर का। डिमांड घट जाएगा, बिल्कुल। जो उसके यहाँ सप्लाई जो है, सप्लाई घट गई, अगर कीमत घटेंगी तो सप्लाई घट जा रही है। और अगर यहाँ पर प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट जाएगी। डिमांड कैसे घट जाएगी? भाई मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, जब पैसा नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगा सामान को? तो ये एक समस्या आएगी। दूसरा कि मैं सब्स्टिट्यूट गुड भी देख सकता हूँ, हो सकता है मुझे लगे कि भाई ये तो बड़ा महंगा है, छोड़ो इसको, ना लेकर मैं कुछ और ले लेता हूँ। जैसे सब्जियां बहुत महंगी जब हो जाती हैं तो आदमी सोचता है कि यार चलो ज्यादा महंगी सब्जियों को ना लेकर जो थोड़ी सी कम महंगी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाए कि भाई ठीक है, जिससे हम अपने सीमित साधनों में गुजारा कर सकें। तो ये दोनों चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अरे यार। हेलो सर, नहीं है क्या? सर का माइक तो ऑन ऑफ है। अच्छा, कुछ बोले नहीं
क्या सर ने बोला है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सर कुछ बोले हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया है। अच्छा 2 मिनट वेट करो भैया। अच्छा, वेट करने को बोले हैं। हेलो। यस सर। चलो, यस सर। तो हमारे जो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम बहुत बेसिक उस लेवल पे भी देखें, तो अगर हमारी कीमतें प्रभावित हो रही हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है या बहुत वो नेगेटिवली जाता है। दोनों ही सिचुएशन में वो हमारे बाजार की डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन को बिगाड़ सकता है और उससे फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा मार्केट सिस्टम है वो उसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन है कि प्राइजेस को एक सीमित रेंज के भीतर रखना आवश्यक है। अच्छा, अगली चीज हम जिसको पढ़ सकते हैं वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर हमारे लिए क्या करता है कि हमारा जो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम अपने जीडीपी में से जो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस है और जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस है, उसमें बनाने का ये तरीका है। ये तो हमारा क्लियर है व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी। इस तरीके का भी शायद कुछ सवाल आया, नहीं मनी मल्टीप्लायर आया था। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर है आप लोगों को? यस सर, यस सर। नहीं, मुझे लग नो रहा है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्लियर है सर। हाँ, हमने बात की थी इन्फ्लेशन की। व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज वर्ड इन्फ्लेट? सर गुब्बारे में हवा भरते तो वो इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट कर फूलना। हिंदी, ठीक है, हवा भर जाना। हवा भर जाने का मतलब कि जो मतलब हम हिंदी में मुहावरे के तौर पर भी इस शब्द को कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई इसमें हवा भर गई है, हवा में उड़ रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसके अंदर कोई मीनिंगफुल चीज नहीं बढ़ी है, परंतु केवल आर्टिफिशियल चीज, इमेज, बाहरी तौर पर वो चीज भर गई है। जैसे गुब्बारे के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, गुब्बारे के अंदर एक्चुअल कंटेंट कुछ खास नहीं बढ़ता, ना उसका वजन नहीं बदलता है, परंतु उसका साइज बदल जाता है। गुब्बारे को जब के अंदर हम जब हवा भरते हैं तो हवा भरने से उसका साइज बड़ा हो जाता है, पर कंटेंट या उसकी क्वांटिटी अगर उसको वजन करेंगे तो सेम ही वजन आएगा। जितना वजन उसका डिफ्लेटेड स्टेट में आता है वही उसका इन्फ्लेटेड स्टेट में भी लगभग वजन आएगा, एक्सेप्ट कि अगर आप उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो उसके अंदर भरी हुई हवा का वजन नाप सके, जो कि मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, तो अगर उसको आप नाप सके तो बहुत मामूली सा अंतर आपको दिख सकता है। नहीं तो टेक्निकली भरे हुए गुब्बारे में और खाली हुए गुब्बारे में वजन का कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देगा। यही चीज हम जब जीडीपी के सेंस में बात करते हैं, किसी भी पैसे के बारे में बात करें, जीडीपी की बात अगर हम करें, हमने इसको उदाहरण के साथ भी समझा था कि मान लीजिए हम 2 वर्षों के पैसे, हम जीडीपी को छोड़ देते हैं, अपनी इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीडीपी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, उसे समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। वैसे चीज एक ही होती है जीडीपी। मान लीजिए वर्ष 2019 और वर्ष 2020 का कंपैरिजन हमें करना है। आपकी इनकम, मान लीजिए किसी हमारे साथी की इनकम 2019 के अंदर में 40,000 रुपए थी, ठीक है।
उसे मार्च महीने के 40,000 रुपए मिलते थे। 2020 में उसको एक इंक्रीमेंट लगा दिया उसकी कंपनी ने, या उसकी पैसे बढ़ा दिए गए। कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें उसे 43,000 रुपए दिए जाएंगे। 2020 में उसको 43,000 रुपया दिए गए। तो ये उसके लिए जो 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए की उसकी तनख्वाह की इनकम की बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये तो उसके लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है कि भाई उसको जो है, जहां 40,000 रुपये मिलते थे अब 43,000 रुपये मिल रहे हैं। खुशी की बात है। सर महंगाई भी तो बढ़ रहा है सर। सर महंगाई ऐसी बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही। तो आप में से ये सही सवाल किसी ने उठाया कि उसके पास जो है, ये हमें यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई उस वर्ष में महंगाई कितनी बढ़ी। मैं कहता हूँ कि महंगाई 10% बढ़ गई। जो कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें हैं, जो उनको 40,000 रुपया खर्च करने थे, उनकी कीमत 10% तक बढ़ गई है। और 10% जब कीमत बढ़ेगी तब हम उसको न्यूट्रलाइज करें इस 10% को। मान लो वो 2019 में ही होता तो 10% अगर हम उसकी कीमत घटा दें, क्योंकि 10% महंगाई बढ़ गई है, तो अगर हम उसकी 10% यहाँ पर घटा दें तो कितनी इनकम रह जाएगी उसकी? ये जो 3,000 है, इसमें से आपको 10% पैसा घटा दीजिए तो शायद उसकी इनकम 39,000, वैसे कम होगी, 39,000 के आसपास उसकी तनख्वाह रह गई। अगर उसकी एक्चुअल इनकम की बात की जाए, जो उसकी ये बेस ईयर है, ठीक है, तो 40,000 उसकी नॉमिनल इनकम थी। ये भी उसकी नॉमिनल इनकम है। ये इसकी 40,000 रियल इनकम है। और उसकी वर्ष 2020 में रियल इनकम 39,000 ही रह गई। तो उसके लिए ये कोई खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए टेंशन की बात होनी चाहिए। उसकी इनकम एक्चुअली में, वास्तविक रूप से उसकी इनकम घट गई है, उसकी इनकम बढ़ी नहीं है, क्योंकि कीमतें, वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई कि उसको जो मिलने वाला पैसा था वो घट गया, बढ़ा नहीं। तो ये करना, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 43,000 को 39,000 में 10% घटाकर मैंने क्या किया, मैंने ये जो हवा भरी हुई थी, जो इन्फ्लेट हो गई इकोनॉमी, 10% जो इन्फ्लेट हो गई इकोनॉमी में हवा भर गई, उस इन्फ्लेशन को, उस इन्फ्लेटेड प्राइसेस को मैंने डीफ्लेट कर दिया। और डीफ्लेट करने के बाद मुझे पता चला कि अरे भैया, मेरे तो तनख्वाह घट गई है, मेरे तो पैसे घट गए हैं। तो मेरे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, मुझे अपनी कंपनी से बोलना चाहिए कि भैया मेरे को ज्यादा पैसे दो, मेरी तो आप सैलरी कम कर रहे हो। जो डियरनेस अलाउंस होता है, एक अधिकारी के रूप में आप में से ज्यादातर लोग सरकार में जाना चाहते हो, तो जो डियरनेस अलाउंस होता है, डीए हम बोलते हैं, वो क्या होता है? व्हाट इज डीए? सर महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता। इसको हिंदी महंगाई में बोलते हैं महंगाई भत्ता। अर्थात सर क्या पेट्रोल और डीजल के केस में भी सर ऐसा है? अभी उस पे आते हैं, ठीक है। महंगाई भत्ता जो है, अब इसका क्या मतलब है? जब सरकार डीए बढ़ाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है सर। वो सारी वस्तुओं के बढ़े मद्देनजर रखते हुए, यानी महंगाई आपकी को मद्देनजर कीमत, रखते हुए मान डेयरी बढ़ा। लीजिए सरकार क्या करती है, मान लीजिए 10,000 रुपए आपको मिल रहे थे, अगले साल आते आते महंगाई जो है 10% बढ़ गई, तो सरकार क्या करेगी, आपको 10% डीए दे देगी, सो दैट अब आपको मिल 11,000 रुपए हैं, पर आपकी रियल इनकम, यहाँ 10% महंगाई भत्ते देने का उद्देश्य ये है कि आपकी जो इनकम है वो रियल इनकम सेम बनी रहे अक्रॉस ईयर्स।
इसका उद्देश्य ये है कि भाई आप जो बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी सब्जी भाजी खरीदते थे, पेट्रोल डलवाते थे, उसके लिए जो हम आपको पैसा दे रहे हैं वो एक बराबर रहे, मतलब आपकी इनकम घटे नहीं, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। जबकि जब भी डीए दिया जाता है तो अखबारों में बड़ा छपता है कि अरे सरकारी कर्मचारियों की मौज आ गई, सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा और पता नहीं क्या क्या। ऐसा कोई तोहफा नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक बस बेसिक चीज है कि सरकार ये इंश्योर करती है कि भाई जितनी आपकी तनख्वाह, जो रियल इनकम आपकी है, वो उतनी की उतनी ही बनी रहे जितनी हमने देने का वादा किया था। तो केवल उतना ही देती है, वो देती है 1.2%, 3.2% या जितना भी देती है, तो वो जो है सेम रहता है। अब जैसे किसी ने बेस ईयर का कहा था, यहाँ भी हम बेस ईयर को इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो बेस ईयर था, जैसे अब महंगाई भत्ते के लिए शायद 2015-16 का बेस ईयर चल रहा होगा जब ये महंगाई भत्ते तय किए गए थे। तो बेस ईयर हर एक में अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जहां भी याद करेंगे वहां पर आपको कुछ बेस ईयर याद आ जाएगा। तो इसलिए बेस ईयर को ऐसा मत देखिएगा कि तब शुरू हुआ अब शुरू हुआ। कितने तरीके के बेस ईयर होते हैं, सर महंगाई भत्ता के लिए अलग बेस ईयर है। हाँ पूछिए, बोलिए। सर एक क्वेश्चन, बोलो। ये मान लीजिए एक बंदे की सैलरी अगर 60,000 है और महंगाई 10% बढ़ी है और दूसरे बंदे की 2 लाख सैलरी है, तो दोनों की 10-10% बढ़ेगी? सबकी दो उतनी ही पड़ेगी, सबको ही 2%। जितना महंगाई भत्ता है, जिसकी मान लीजिए 10,000 है उसकी भी 10,000 के हिसाब से 2% बढ़ जाएगी, जिसकी लाख है उसकी भी लाख में 2%, हर एक में सिर्फ 2% का एडिशन हो जाएगा, जो भी उसकी आय तनख्वाह हो। ऑब्जेक्टिव तनख्वाह बढ़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है उसकी तनख्वाह को सेम रखना, बराबर रखना। ओके सर। पेट्रोल डीजल के किसी का कोई सवाल था? क्या सवाल था? पेट्रोल डीजल कुछ बोलना चाहते थे? अच्छा ठीक है। अब जीडीपी क्या होती है? व्हाट इज जीडीपी? सरल भाषा में बताइएगा, मुझे लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए। मैं पूछूं आपसे जीडीपी, मैं ये चाहता हूं कि आपको जीडीपी शब्द क्लियर रहे कि जब जीडीपी बोला जाता है, व्हाट इज जीडीपी? देश की इनकम। देश की इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जैसे हमने अभी आपकी व्यक्तिगत इनकम की बात की थी 40,000 50,000, ठीक है, ऐसे ही देश की इनकम है। वो देश की इनकम थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसमें नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं उतने बड़े नंबर्स आपको नहीं देना चाह रहा। अब देश की इनकम होगी 1.5 करोड़, ठीक है, यानी कि 18 जीरो, 10⁻18। अब नहीं 18 नहीं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 14 जीरो, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻14। अब इसको में अगर आपको डिफ्लेशन करना है, मान लीजिए इन्फ्लेशन पिछले वर्ष 7% बढ़ा, पिछले साल हमारा जीडीपी 1.5 इंटू 10⁻14 था, इस वर्ष हो गया 1.7 इंटू 10⁻14। अब ये नॉमिनल है, ये टोटल वैल्यू आई है जो हमने सारी चीजों का कीमत आंकने को बोला। अब अगर हम रियल इनकम की बात करेंगे और बेस प्राइस यही है, तो हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, ये तो सेम रहेगी, इसमें 7% को घटाना पड़ जाएगा। 1.7 में से 7% को घटा के जितना भी 1.6 या जो भी आएगा, इतनी हमारी एक्चुअल इनकम। यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी इनकम 0.2 इंटू 10⁻14 बढ़ गई, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, परंतु एक्चुअली में इतनी बड़ी होगी 0.1 ओनली। तो हमारी इस कैलकुलेशन के हिसाब से आधी ही इनकम का ग्रोथ हुआ होगा, और इस काम को ही हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, इनकम डिफ्लेटर। हम जो इनकम में जो आर्टिफिशियल और इमेजिनरी इंक्रीज है उसको घटा देते हैं और हम उसको बोल देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब हम अगला काम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं। अभी तक हम अपनी इनकम को पढ़ रहे थे, अब हम मॉनेटरी पॉलिसी को यानी मौद्रिक नीति को पढ़ते हैं।
भारत की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कैसे गवर्न होगी, कैसे चलाई सर जाएगी? आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के थ्रू। सर ये होता के थ्रू, ठीक है। सर ये होता क्या है मौद्रिक नीति होती क्या है? चलो, अच्छा सवाल है। तरीसी को समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, आगे की चीजें समझें। हाँ, हमारे पूरे सिस्टम में मनी एक बहुत महत्वपूर्ण वेरिएबल है। व्हाट इज मनी? अगर मैं आपको सरल भाषा में आपको कहूं कि आप मुझे बताइए कि मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी? मीडियम ऑफ सर एक्सचेंज करेंसी। होगा। मीडियम सर ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला मतलब, पर अगर मैं तुम्हारे सवाल को ये कहूँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, मैं ये कहूँ कि हम ऐसा करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, काउ को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं, ठीक? सर वो बार्टर सिस्टम में होता है। नहीं नहीं, मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसके जो गवर्नमेंट अप्रूव करती हो और जिस इग्नोर नहीं किया जा सके, मतलब उससे उसके बदले में कोई भी चीज को एक्सचेंज किया जा सके, लेन देन किया जा सकते, जिसे कोई रिफ्यूज ना करे। ठीक। यस सर, फिएट करेंसी। यहाँ पर जो है मनी में ये और ऐड करना चाहिए, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो डाउट इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज केवल और केवल करेंसी को ही रखें। कुछ और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में गेहूं को मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख सकता हूँ। मुझे कपड़ा खरीदना है, आपको घड़ा बेचना है, तो मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज गेहूं रख लेता हूँ। मैं गेहूं में कीमत नापना शुरू कर देता हूँ कि ठीक है, आपको कपड़ा खरीदना है, मुझे 2 किलो गेहूं दे जाइए, ठीक है, आपको घड़ी खरीदना है, मुझे 1.5 किलो गेहूं ले लीजिए। तो गेहूं के अंदर भी कीमत कर सकता हूँ। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ और भी हो सकता है, परंतु जो सरकार के द्वारा छापा गया हो, जिसमें सरकार की हो सकती है। जैसे गोल्ड अपने आप में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसमें गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है हम गोल्ड को अपना ले, जैसे जो पुराने समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, जब जब ये कोलंबस वगैरह, और वो कोलंबस बोल रहा हूँ, वास्को डी गामा आया होगा, या उससे पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, वो कैसे होता होगा? पुराने जमाने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे एक्सचेंज करते होंगे? क्या चीज एक्सचेंज करते होंगे? या तो डायरेक्ट वस्तुएं कर गोल्ड को ये लेते। गोल्ड गोल्ड एक इम्पोर्टेंट है, और गोल्ड पर कोई जरूरत नहीं है कि वो सरकार की कोई वैधता हो। भाई उसे गोल्ड की जरूरत है, गोल्ड हर किसी को चाहिए, तो गोल्ड दे दिया, सामान ले लिया, डन हो गया काम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सो इट हैज टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट हैज सम गवर्नमेंट बैकिंग। गवर्नमेंट बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाने वाला, चाहे वो सिक्के हों या कोई भी चीज हो, उसमें सरकार का दखल बड़ा जरूरी है। और जो सिक्के भी होते हैं, जैसे पहले के समय में जितने मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, उनकी अपनी रियल टर्म में वैल्यू थी। जैसे गोल्ड, सिल्वर, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के टकसाल द्वारा चलाए जाते थे। बाद में फिएट करेंसी का इस्तेमाल किया गया। भारत में फिएट करेंसी कौन लेकर आया? सबसे पहला किसने लाया? व्हाट इज फिएट करेंसी? ऐसी करेंसी जिसको गवर्नमेंट इशू करती हो, या आरबीआई सेंट्रल बैंक इशू करता हो। नहीं, फिएट करेंसी अगर जैसे मैं कहूँ राजा अशोक ने सोने के सिक्के चलाए, तो वो भी तो करेंसी हो गई। इज दैट अ फिएट करेंसी? सर शेरशाह सूरी। सर हम एक तरह से टोकन के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि सर सोना चांदी के बदले कोई पेपर वर्क या टोकन, जैसे मेट्रो में चलता है पैसे के बदले वो टोकन की तरह, वेरी गुड। वो है क्या? एक्चुअली करेंसी जो है दो तरीके की, ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिनको हम करेंसी कह रहे हैं, ये करेंसी भी दो तरीके के हो सकते हैं। करेंसी विद रियल वैल्यू, करेंसी विद नोशनल वैल्यू। आपका माइक्रोफोन ऑन है, किसी का बंद कर लें, ठीक है।
जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो दो प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी करेंसी हो सकती है जिसकी रियल में वो वैल्यू हो, मतलब अगर उस पर सरकार का नाम भी लिखा हो, राजा अशोक ने सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। अब मान लीजिए इस पर राजा अशोक का नाम नहीं भी लिखा, तो भी सोने की तो अपनी वैल्यू है ही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर राजा की मोहर है या नहीं है। सोने की अपनी कीमत है, व्यक्ति कोई लेने वाला उसको उसकी कीमत से ले लेगा। चांदी के सिक्के जो है ये विक्टोरिया के समय तक चलते रहे, चांदी की अपनी कीमत है, तो चांदी की कीमत से ही वो व्यक्ति ले लेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस पर विक्टोरिया की मोहर हो। परंतु दूसरे तरीके के सिक्के, जैसे आज के समय में हम पेपर करेंसी या कॉइन्स की बात करते हैं, इस पेपर करेंसी की क्या वैल्यू है? एक कागज के ऊपर लिखा हुआ है 2000 रुपए और साइन किए हुए हैं, अल्टीमेटली वो है तो एक कागज, सर पेपर वो है। टोकन करेंसी है। तो दैट इज अ टोकन करेंसी, और उसको हम बोलते हैं नोशनल वैल्यू। किसी का माइक्रोफोन, वो नोशनल करेंसी है। तो दो अलग अलग तरीके की करेंसीज हो गई हमारे सामने। एक करेंसी हो गई जिसकी रियल वैल्यू है, एक दूसरी करेंसी है जिसकी रियल वैल्यू नहीं है, केवल नोशनल वैल्यू है, क्योंकि वो सरकार द्वारा इशू किया गया और सरकार ने उस पर बाध्य कर दिया कि आपको, जैसे हमारा जो रुपये का ये जो एक्ट भी है, कानून जो है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई नोट लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। मान लीजिए आप किसी को 100 रुपए देना चाहते हैं, वो कहते कि नहीं जी, हम नहीं जानते आपके रुपए को, आप तो हमें कुछ ऐसी चीज दीजिए, जिसको सोना दे दीजिए या ऐसी कोई चीज दीजिए जिसकी कोई वैल्यू हो। तो क्या होगा? कोई आपसे रुपया लेने से मना कर दे, आप बाजार अच्छा, में गए, सोने की वैल्यू। नहीं मान लीजिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप बाजार गए हैं, आपने 2000 रुपए का नोट दिया किसी को, उसने लेने से मना कर दिया, तो क्या होगा, क्या हो सकता है? वो कहते जी मैं नहीं जानता इस नोट को, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? फिर उसको कुछ चीज देंगे जिससे कि हम वो खरीद सकें। नहीं वो तो ठीक है, वो तो उसी बता, वैल्यू का सर कोई चीज देंगे। नहीं, आपको पता है ये पनिशेबल ऑफेंस है, सर इसको ये जेल सर में बात यस कानूनी सर, ये यस विषय सर, पनिशेबल यस ऑफेंस सर। है। वो है। ये सर ये कानूनी कानून, होता है कानून सर। नहीं, वो है कि सर उसको लेना पड़ेगा। अगर आप उसे सर ऑफर करते हैं तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। सर सर अगर वो एक सामान करना चाहे अलग रिजर्व स्थिति है, पर बैंक ऑफ ये कहे कि मैं इस करेंसी को, इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद सीरियस मुकदमा हो जाएगा उसके ऊपर, ये सीरियस ऑफेंस है। तो सर करेंसी की जो एक नोशनल वैल्यू होती है, वो नोशनल वैल्यू सरकार एनफोर्स कराती है। मान लीजिए अभी ये तालिबान की सरकार आ गई है, वहां पर पुरानी वाली सरकार के वो नोट नहीं चलाना चाहती है, तो क्या करेगी? पुरानी वाली सरकार के सारे नोट को वो कर देगी, डिफंक्ट कर देगी और अपने नोट जारी कर देगी। अब लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक आदेश भी पारित कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति तालिबान द्वारा जारी किए गए नोट को लेने से मना नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति पुराने नोट को नहीं ले सकता, जैसा हमारे मोदी जी ने भी किया था 2016 में। ठीक है कि भाई यस सर, 2000 डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के समय तो ये नोट बेकार हो गया। तो ये नोशनल वैल्यू होती है जो लॉ के द्वारा, जो फोर्स के द्वारा, स्टेट की जो शक्ति है, इसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है। अब ये जो हमारी करेंसी है, ये जो करेंसी है, मुद्रा है, ये मुद्रा मनी जो है, इसका एक ये पक्ष जो मैंने आपको अभी बताया, इसके अलावा इसके बड़े सारे पक्ष हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, चलाता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए बाजार में मुद्रा नहीं रहेगी तब बड़ा भारी संकट हो जाएगा, जैसा हमने देखा था 2016 में। ठीक, ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। कितना मुद्रा हमें छापनी चाहिए? अच्छा, एक और सवाल भी आता है इसी से आगे अगर मैं बढ़ूं, क्योंकि सरकार के पास मुद्रा जो है
सरकार के पास मुद्रा कितनी है, करेंसी कितनी है, एक थोड़े से बड़े दिमाग से सोचिएगा। आरबीआई के पास कितना पैसा है? सर जितना लोगों के पास है सर, जितना सर्कुलेशन होता रहता है मार्केट में। मार्केट में है वो है आरबीआई के पास। सर्कुलेशन में आता कहां से है? सर्कुलेशन में आता कहां से है? सर डिमांड डिपॉजिट के थ्रू सर। आपके पास ये जो 100 रुपए का या जो भी नोट है वो कहां से आया है? किसी ने तो उसे बनाया है ना। सर आरबीआई ने। आरबीआई ने बनाया है। अब आरबीआई ने वो नोट बनाया तो कितने भी बना सकती है। तो आरबीआई के पास कितना पैसा है, इस लॉजिक से सोचिए। सर वो ज्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि ज्यादा बना देगी तो सर इन्फ्लेशन हो जाएगा सर। अभी तो वहां तक तो पहुंचने दो यार। अगर मैं ये कहूं कि आरबीआई के पास, सरकार के पास इनफाइनाइट मनी है, गलत है भाई। जितनी हमारी प्रेस की कैपेसिटी है, इनफाइनाइट को लिमिटेशन रख लीजिए, प्रेस की कैपेसिटी टू प्रिंट नोट्स। एक सेकंड होल्ड करेंगे आप सभी लोग, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो पापा? हेलो। हाँ, तो हम अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार के पास असीमित नोट है, असीमित करेंसी, वो जितने छाप सकती है बस उतने नोट हैं। ठीक है, तो यानी कि करेंसी का ये भी एक पक्ष है कि भाई कितना नोट छापा जाना चाहिए। भारत में सबसे पहले, अब इस तरीके की जो करेंसी जिसकी नोशनल वैल्यू होती है, जिसकी रियल वैल्यू नहीं होती है, उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने 2-3 बार उस शब्द का इस्तेमाल कर भी दिया, कुछ लोगों ने। हेलो। यस सर। हाँ, ऐसी करेंसी एक रियल वैल्यू वाली करेंसी होती है। रियल वैल्यू वाली करेंसी कौन सी, एग्जांपल बताइए? गोल्ड गोल्ड। सर, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड। कॉइन्स, कभी कभी कॉपर के या जो अन्य धातुओं की जिनकी अपनी कीमत है, उनके कॉइन्स है, उनकी सर अपनी कुछ जेम्स वैल्यू भी है। इसी में आएंगे क्या? क्या चीज? सर जेम्स, जो हीरे जवाहरात टाइप कुछ हीरे पर्ल। जवाहरात करेंसी के तौर पे मतलब यूज नहीं किए जाते, वो बार्टर में ही आएंगे। गोल्ड को यूज किया जाता है, सिल्वर को यूज किया जाता है, और भी कोई धातु अभी हमें याद नहीं आ रही है। अब दूसरी जो नोशनल करेंसी को का उदाहरण बताइए, जो नोशनल करेंसीज हैं जिनकी अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं है। टोकन, टोकन करेंसी। नोट हो टोकन मनी, गया, सूडो करेंसी, कॉइन्स हो या गए, ये सब ऐसी करेंसी है जिनकी अपनी वैल्यू नहीं है, जिनकी केवल एक्सचेंज वैल्यू है। टू दैट एक्सटेंट अगर मेरे ख्याल से, अगर मैं चाहूँ तो शायद बिटकॉइंस वगैरह को भी इसमें डाल सकता हूँ, क्योंकि उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सचेंज वैल्यू है। अब मुझे ये बताइए, इसको क्या कहते हैं जो नॉमिनल नोशनल करेंसी वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं? आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने यानी सुना हुआ है वो शब्द। फियाट करेंसी जिसको, यस सर। ठीक है,
फिएट करेंसी वही करेंसी होती है जिसकी कोई अपनी रियल वैल्यू नहीं होती, केवल नोशनल वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती फिएट यस करेंसी। सर, अमाउंट ऑफ गोल्ड जो वहाँ जमा है आरबीआई में वही। वो अलग अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो बैकिंग का इशू है, सारी चीज एक साथ मत करो, फिर हम गड़बड़ाते जाएंगे, एक एक करके करते हैं। तो फिएट करेंसी ये जो होती है वो ऐसी करेंसी होती है जिसकी अपनी नोशनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहली भारत के अंदर में ये करेंसी किसने इस्तेमाल की, किस राजा ने सर इस्तेमाल? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। नहीं, नहीं, उससे पहले किसी ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी की मोहम्मद बिन तुगलक। सक्सेसफुली यूज हो पाई। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने, बोलो? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी करेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं इसे एक खास रेफरेंस की वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे राजा थे। मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में जो सल्तनत एरा के बाद का एरा है, तुगलक वंश है। तुगलक वंश में एक ऐसे राजा के तौर पे ऐसा राजा कहा गया कि वो जिसने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए, पर उसके सारे कदम फेल हुए। उसके कई सारे कदम ऐसे थे जो राज्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम आ सकते थे, परंतु उसके सारे कदम इल फेटेड किंग भी कहा जाता है उसे, मतलब उसका जो भाग्य था वो सब खराब था, उस तरीके का राजा उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? सर एक तो सर टोकन करेंसी चलाया था, दूसरा सर प्लांटेशन सिस्टम लगवाया था, और कैपिटल शिफ्ट किया था उसने, औरंगाबाद कैपिटल लेके गया था, फिर वापस लेके आया, 2-3 साल मतलब पहले उस कैपिटल को बनवाया, फिर वापस लेके आया। ऐसे कई सारे उसके काम थे, उनमें से एक काम ये भी था उसका फिएट करेंसी। फिएट करेंसी एक ब्रिलियंट आइडिया है, मतलब अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पहले क्या था, गोल्ड एक सीमित क्वांटिटी में होता था, गोल्ड और सिल्वर, तो उनकी एक सीमा के अंदर ही आप प्रोड्यूस कर सकते थे। तो उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लेदर के कॉइन्स, ये उसको आइडिया सेंट्रल एशिया से कहीं से लगा था, तो लेदर के कॉइन्स उसने छापने शुरू किए कि भाई लेदर के कॉइन्स होंगे जिससे सरकार के पास जो नंबर ऑफ टकसाल में जो कॉइन रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो लेदर कॉइन्स उसने बनाने शुरू करवाए थे और ये हुए थे। अब इसका हुआ क्या, लेदर कॉइन्स का जो उसने बनाए, सर वो घर घर में घर छापने लगा था। अपने घर पे ही छापने घर घर में बनने लगे, क्योंकि सबने देखा रही तो बनाना, जो लेदर के वर्कर्स हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने बना देते हैं, उन्होंने अपने बना दिए। अब वो लेदर के कॉइन्स और मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं रहा। तो जो करेंसी है उसके अंदर, इसीलिए फेक करेंसी एक इशू रहता है कि अगर लोग अपने घर में नोट छापने लगे, आप अपने अपने कंप्यूटर से कल नोट छापने लगे, लोग छाप देते हैं, आपको पता हो शायद कि लोग प्रिंटर से नोट छाप के दे भी देते हैं, और लोग शायद कुछ चल भी जाते हैं, तो लोग ऐसा काम कर देते हैं। तो मनी कितनी प्रिंट होनी है ना, थियोरेटिकली मतलब ऐसे देखा जाए हम इनफाइनाइट मनी को छाप सकते हैं, परंतु इनफाइनाइट मनी छापना इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है, क्योंकि जो रियल वैल्यू है, आपकी वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, वो हमेशा फिक्स रहती है, वो आपको पता है। मान लीजिए हमारी वैल्यू ऑफ इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की है, अब अगर हम इनफाइनाइट नोट छाप सकते हैं, लेट्स से सिंपल करने के लिए 100 रुपए की हमारी वैल्यू ऑफ इकोनॉमी है। अब 100 रुपए की वैल्यू ऑफ इकोनॉमी के लिए आपने क्या किया कि ठीक है भाई करेंसी छापनी है, पहले आपने 100 रुपए की छापी, फिर आपने सोचा, आपके मन में लालच आ गया, आपने कहा कि 1000 रुपए के कॉइन छाप दो या 10,000 रुपए के कॉइन छाप देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स ज्यादा हो जाएंगे। वो क्या रहेंगे, जो रियल वैल्यू ऑफ इकोनॉमी तो 100 ही रुपए है, अगर आपने 100 रुपए छापे तो आपकी जो नोट की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी, मतलब 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर हो गई। आपने 1000 रुपए छाप दिए तो आपकी वैल्यू रह जाएगी 0.1 यूनिट। आपने 10,000 छाप दिए
तो वो रह जाएगी 0.01 यूनिट। यानी कि आप कितने भी नोट छाप लें, आप वैल्यू ऑफ इकोनॉमी को चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपकी वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, आपकी रुपए की यूनिट उतनी ही घटती जाएगी जितने आप नोट छापते जाएंगे। तो आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि नोट छापने से आप ज्यादा करेंसी को बना लेंगे, ये डिजास्टर है। आप अपनी वैल्यू को घटाते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर ये रहे हैं, आप मनी सप्लाई को ही बढ़ाए जा रहे हैं। वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू तो जितनी है उतनी रहेगी। केवल मनी सप्लाई बढ़ा देने से किसी तरीके से कोई आपके रुपए की कीमत नहीं बढ़ेगी, उल्टा घट जाएगी। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, पहले थी 1 रुपए की कीमत, 1 यूनिट की कीमत 1 रुपए, फिर मैंने 1000 नोट छाप दिए, तो मेरी 1 यूनिट की कीमत, मुझे से उल्टा कर देता हूँ, 1 यूनिट की कीमत, एक्चुअली वो उस हिसाब से बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहा हूँ कि 1 रुपए में पहले 1 यूनिट इकोनॉमी आ जाएगी, अगर मैंने 100 इकोनॉमी मानी थी। अब मान लीजिए मैंने 1000 नोट छाप दिए, तो मेरी 1 रुपए के अंदर में 0.1 यूनिट ही इकोनॉमी आएगी। मैंने अगले 1 रुपए में अगर मैंने 10,000 नोट छाप दिए, तो मेरे 1 यूनिट 1.0 यूनिट ही आएगी 1 रुपए के अंदर में। तो मेरी जो करेंसी है, ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यूनिट की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, या इसको उल्टा देखेंगे, 1 यूनिट की कीमत 1 रुपए, 1 यूनिट की कीमत 10 रुपए, और 1 यूनिट की कीमत 100 रुपए। यूनिट सेम है, मान लीजिए 1 यूनिट के अंदर 1 किलो गेहूं रख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, गेहूं की कीमत पर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन। आप मनी सप्लाई को बढ़ाए जा रहे हैं बिना इकोनॉमी की वैल्यू को बढ़ाए हुए, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी। आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डाल रहे हैं, और ये कौन से तरीके का इन्फ्लेशन है, जो बहुत तेजी से बढ़ता है, दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इट्स नॉट नॉर्मल इन्फ्लेशन, दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से बढ़ने वाला इन्फ्लेशन है ये एग्जांपल समझ आया, मैं इसे दोबारा करूं या फिर पता नहीं, मैं आपको आ गया सर। सर दोबारा भी कर दी। दोबारा से समझाता है। ठीक है, हम लोग सिंपल उदाहरण लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा उदाहरण ठीक सोचूंगा तब सही समझ आएगा। मान लीजिए आप एक राजा हैं, क्या नाम है आपका, मंगेश, चलिए कोई भी है जो नहीं है, ठीक है, आप कहीं के राजा हैं। आपके राजपाट में केवल आलू का उत्पादन होता है, केवल आप सभी लोग आलू ही खाते हैं, सिंपल रखने के लिए इसका हम उदाहरण ले रहे हैं कि हमारे उसमें केवल आलू का ही उत्पादन होता है, सभी लोग सिर्फ आलू ही खाते हैं, आलू के अलावा किसी और चीज का कंजम्पशन नहीं होता। और हमारे उसमें पूरे उसमें 100 किलो आलू का उत्पादन होता है, केवल 100 किलो आलू का उत्पादन आपके राजपाट में, आपका छोटा सा राज्य है, जिस छोटे से राज्य में केवल 100 किलो आलू का उत्पादन होता है, सभी लोग आलू खाते हैं, आलू के अलावा कोई चीज और चीज नहीं खाई जाती है। ठीक है, अब ये पोटैटो 100 किलो का उत्पादन आपके यहाँ कुल उत्पादन है, सारी चीजों में बस एक ही उत्पादन है। अब आपके दिमाग में ये फिएट करेंसी का आइडिया आया, आपको किसी ने बताया कि भैया फिएट करेंसी नई नई चीज आई है, तुम इसको देख लो, तो तुमने राजा के तौर पे सोचा, अच्छा ये अच्छा आइडिया, मैं भी अपने राज्य में फिएट करेंसी लागू करूंगा। तो मैंने अपने उसमें फिएट करेंसी, आपने नोट छापने शुरू किए कि ठीक है जी मैं नोट छापता हूँ। आपने सोचा कि चलो ऐसा है 100 रुपए के नोट छाप लेते हैं, आपने 100 रुपए के नोट छाप दिए, और आपके में केवल एक ही चीज बिकती है, वो क्या है, 100 किलो आलू, है ना। इवनली अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक आलू की कीमत कितनी रह गई,
₹1। ₹1, कोई डाउट एक किसी? पे हमारे इस फिएट करेंसी में ये जो ₹1 का 100 रुपए है, इन 100 रुपए में 100 किलो आलू आ सकते हैं, ₹1 में 1 किलो आलू आ सकता है, ₹10 में 10 किलो आलू आ सकते हैं, और 50 पैसे में 50 आधा किलो आलू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो हमारे राजा हैं जो भी थे, उनके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया, लालच आया। उन्होंने सोचा यार मैं अगर 100 रुपए छाप सकता हूँ, मैं एक और 100 रुपए छाप देता हूँ, क्या दिक्कत है। उनके दिमाग में लालच आ गया। उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि भाई ऐसा है, 100 रुपए और छाप कर लाओ। तो 100 रुपए और छाप लाए। अब टोटल कितने रुपए हो गए, मार्केट में इशू कर दिए इन्होंने 200 रुपए मार्केट में। अब 200 रुपए की करेंसी मार्केट में घूम रही है। आलू कितना है, 100 100 kg तो 100 100 किलो है। आलू तो बड़ा नहीं, आलू उतना ही रहेगा। अब 1 किलो आलू कितने का आएगा, ₹2। 2 रुपए का। अब आलू की कीमत 1 किलो की हो गई ₹2। इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे और चाहिए, 1000 रुपए छाप दिए। 1 किलो आलू की कीमत रह जाएगी नहीं, हाँ, जो नया रुपया है उसमें ₹0.1। हाँ जी। तो आलू की कीमत लगातार नहीं, ₹10, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। या आलू की कीमत हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, आलू की कीमत हमने ₹1 से ₹2 कर दी, 2 से 10 कर दी। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ाई, आपने क्या कर रहे थे, मनी की सप्लाई, पहले 100 रुपए की करेंसी इंट्रोड्यूस की, फिर 100 रुपए की और इंट्रोड्यूस कर दी, फिर 800 रुपए की और कर दी। तो जैसे जैसे आप नई मनी सप्लाई डाल रहे हैं और वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, या तो आप आलू का उत्पादन बढ़ा देते तब तो ठीक रहता, परंतु वैल्यू ऑफ इकोनॉमी तो चेंज नहीं हुई, वो सेम रही। तो ऐसे में दिस विल एड इनटू, क्या होगा उससे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा। केवल आपके पैसे की कीमत का इन्फ्लेशन को इसलिए अवमूल्यन भी कह देते हैं। आपके पैसे की कीमत को कम कर दिया गया है। ठीक है, आप अपने पैसे को घटा रहे हैं, उसकी कीमत घट रही है, रिलेटिव सेंस में पैसा घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर सर तो इसका उद्देश्य सर क्या हुआ? सर क्यों बढ़ता है सर? सर मनी सप्लाई करने से सर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका जो बेसिक डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। क्योंकि आपके आलू तो 100 के 100 ही रहे। अब 100 में अगर 100 से भाग देंगे, और दूसरी सिचुएशन में 100 में 200 से भाग देंगे, और तीसरी सिचुएशन में 100 में 1000 से भाग देंगे, या इसको उल्टा ले लीजिएगा अगर आपको कीमत करनी है तो। ठीक है, तो अब जैसे जैसे, तो हर बार आपकी कीमत पर यूनिट, मतलब पर यूनिट, उसकी पर रुपए की कीमत यूनिट के टर्म्स में घट जाएगी, आधी रह जाएगी। जितना ज्यादा आप रुपया बढ़ाते जाएंगे उतनी कीमत घटती जाएगी। हाँ, आप अगला क्या कह रहे थे, ऐसा एक और सवाल था। सो उद्देश्य क्या है इसका, उन्होंने ये पूछा था। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य यही है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया संभालना। भारत सरकार के अंदर में ये जो मनी सप्लाई कितनी रहेगी, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी मनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये भाई 100 ही रुपए लगाने हैं, 50 लगाने हैं, 200 डालने हैं, कितने रुपए छापने हैं, कितनी मनी सप्लाई मेंटेन करनी है, वो मनी सप्लाई कौन तय करता है, आरबीआई करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के लिए वो जिम्मेदार है कि भाई आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी तय करनी है। ये ऐसा नहीं कि आज के समय में ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये इररिलेवेंट है, वेरी रिलेवेंट कैलकुलेशन है। हमारी इन्फ्लेशन कितनी होगी ये आरबीआई कंट्रोल करता है, तय करता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आरबीआई के ऊपर। आगे आगे एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ आ जाएंगी। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, आफ्टर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हमारे
1934 में की गई थी, जब हमारा 1935 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आने वाला था। उससे पहले, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर की चीज है ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। पहले इसका सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफिस कलकत्ता में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर ऑफिस मुंबई कर दिया गया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। दिल्ली में। मुंबई, सॉरी, ध्यान रखिएगा, मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई का हेडक्वार्टर। ये भी एक गड़बड़ कर देने वाला आम सवाल है, तो आपको पता रहना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसका जोनल हेडक्वार्टर है, परंतु जो इसका हेडक्वार्टर है वो आरबीआई का मुंबई में है। अच्छा, इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। वैसे ही गवर्नर बदल गए हैं, नाम यहाँ पर बदल देने चाहिए। कौन है अभी गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और ये भी इनमें से भी बदल गए होंगे, तो इनको चेंज कर लेना। ठीक, तो शक्तिकांत दास अभी गवर्नर हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे जितनी भी ये फाइनेंशियल सुपरविजन का काम है उस पर करता है। इसके लिए एक बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन 1994 में बनाया गया। जो इम्पोर्टेंट एक्ट है जिनके अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, एक है आरबीआई एक्ट, पब्लिक डेट एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशंस, बैंकिंग। जो हमारे देश में 2 सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग के कानून हैं, बैंकों को चलाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, एक ये है और एक ये है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं, बाद में इनके अमेंडमेंट्स हैं। ये 2 कानून हैं जिनके द्वारा हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। बाकी भी हमारे महत्वपूर्ण एक्ट हैं, सभी नाम आपको याद कर लेना चाहिए। ये सिक्योरिटीज एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, फेमा एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, फेमा, और सारफेजी। सारफेजी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सारफेजी एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट, सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। इसके अलावा जो अन्य कानून है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको सजा की मैं प्रावधान कह रहा था वो इसके अंदर होगा। आपको अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रुपया शायद इसके अंदर क्वालिफाई करता है, और अगर आप रिफ्यूज कर दें तो देन आपको सजा भी हो सकती है। कंपनीज एक्ट, ये सारे एक्ट्स के नाम आपको याद करने हैं। रीजनल रूरल बैंक एक्ट, NBARD बैंक, नाबार्ड बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट। आरबीआई के लिए जो काम करने वाले, सीधे काम करने वाले जो मुख्य संस्थान हैं वो हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये सब हमारे आरबीआई के सब्सिडरी हैं, उनके मतलब अधीन है। जो आरबीआई के हमारे पहले गवर्नर हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। राष्ट्रीयकरण होने के बाद, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होने के बाद, जो सबसे पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, और इसके गवर्नर बने CD देशमुख। फर्स्ट विमेन डिप्टी गवर्नर हैं KJ उदेशी, और आरबीआई का एम्बलम है टाइगर एंड पाम ट्री। ठीक है, ये बेसिक कुछ चीजें हैं जनरल नॉलेज की, तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। रिजर्व बैंक को हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक। ऐसा बैंक होता है। हाँ जी, बोलो सर। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को रिकवर कर सकता है तो क्या सर रिसेशन भी कम कर सकता है? रिसेशन कम नहीं कर सकता ना, इन्फ्लेशन को ऐसा कर सकता।
पर ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को गाइड कर सकता है। आरबीआई इज नॉट द, देखो अल्टीमेटली सोल फैक्टर, जो हमने उदाहरण भी लिया था उसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 100 रुपए मतलब 100 किलो आलू का ही उत्पादन, क्योंकि उत्पादन प्रोडक्शन इकोनॉमी बहुत बड़ी है और वो बहुत सारे जटिल और फैक्टर से भी काम करती, खाली आरबीआई ही अकेला कर सकती तो चीजें बदल जाती। जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं, वो मूलतः काम करते हैं, परंतु मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसी एडवर्स सिचुएशन से रोक सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम अपनी इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते, कम से कम, जैसे कहते हैं ना भाई, हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हाँ वो डायरेक्ट कर सकती है, ये उसकी शक्ति है। ऐसा भी मत मान लीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि इन्फ्लेशन, रिसेशन और सारी चीजें आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का एक सीमित रोल है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अभी हम उस पर सर वो रेगुलेट करता है सर। हाँ जी, बिल्कुल से रेगुलेट करना ही बोलते हैं कि वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल वैसे भी नहीं करता। ठीक है, आते हैं अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, जो मूलतः हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है कि भाई मनी सप्लाई कितना होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो रिजर्व बैंक के अंदर काम करती है, और ये उसके जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स हैं, कुछ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनके द्वारा आरबीआई इस काम को करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये 6 मेंबर्ड कमेटी है। हर क्वार्टर में ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसके आधार पर जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो तय होते हैं। पहले हम आप बस अभी मूल बात को याद रखिएगा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में एक ब्रीफ आपको दे देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण है मनी सप्लाई। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, एक उदाहरण दिया था, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितने रुपए आप डालेंगे, मतलब जो स्टेट है वो जितना रुपया डालेगा, जितनी सप्लाई बढ़ाएगा, उससे वो बहुत सारी चीजों को, वो सप्लाई को कम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है कि 100 के 50 कर दे, 90 कर दे, तो सप्लाई को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ये उसके हाथ, मतलब कम से कम एक हद तक वो काम इसको कंट्रोल कर सकता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के तौर पर काम कर सकता है टू रेगुलेट इन्फ्लेशन। अब हमारे रेगुलेट करने में क्या क्या तरीके, वो माध्यम इस्तेमाल कर सकता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकता है, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, रिजर्व रेशियोज का इस्तेमाल कर सकता है, बैंक रेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऊपर जो हमने गिने वो थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, जैसे क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट को रैशनल, मतलब एक तरीके से जैसे राशन पे देना ना, उसको किसको मिलना चाहिए या नहीं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन, ये सब करना जो है हमारा आरबीआई का काम होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, अभी क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको ये याद करना है कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं। आपको कल जो है क्लास में, कल क्लास कर रहे हैं हम, कल क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद करना। क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको
अगली क्लास में ये पढ़कर आना है, तब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि आप आज की तारीख के इंटरेस्ट रेट्स ये याद करके मुझे भेजेंगे, ठीक है? आप में से कोई भी जो अभी के मौजूदा इंटरेस्ट रेट्स हैं, अभी रीपो रेट और बाकी सभी रेट्स क्या चल रहे हैं, वो आप मुझे भेजेंगे। हाँ जी, अब आप अपना सवाल पूछिए। सर कल क्लास नहीं होगी? कल और परसों दोनों दिन क्लास नहीं होगी। ओके सर। कल सुबह अगर कोई क्लास का अगर सहूलियत रहेगी, मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा, तो उसके अनुसार अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इवनिंग में कभी क्लास कर लेंगे, ठीक है? आप लोग इवनिंग में क्लास के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारी 2-3 क्लासेस मिस होंगी। मैं चाहूँगा कि हम अपने ये जो क्लासेस मिस हो रही हैं इनको कॉम्पनसेट कर लें किसी इवनिंग में, तो मैं समय आपको दे दूंगा, तो उस हिसाब से हम इनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िएगा, ये सारा चैप्टर आगे पढ़ लीजिए, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली गुड डे सर। थैंक यू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। आप सभी को भी सभी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका त्योहार मंगलमय रहे, आपका जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों।